Audio Jungle. हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर जो है एंड उसके अंदर डायमेंशन फार्मूला और एरर, ये दो टॉपिक कवर करेंगे। हम इसमें स्टार्टिंग पहले बेसिक से देखेंगे होते क्या हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आया हुआ है और फिर कई सारे क्वेश्चन इस पर फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आइए यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करें तो होता क्या है कि अगर फिजिक्स के अंदर हम कोई भी अगर क्वांटिटी देखें तो या फिजिक्स में अगर हमसे कोई कहा जाए कि कोई भी चीज़ हैवियर है और कोई चीज़ लाइटर है, तो इसमें फिर एक क्वेश्चन एक आता है कि कोई हैवियर है तो कितना हैवियर है, कोई लाइटर है तो कितने टाइम्स लाइटर है। फॉर एग्जांपल कि सपोज़ आपका वेट 60 केजी है, आपके फ्रेंड का वेट है कुछ 75 केजी, तो वो 15 केजी आपसे हैवियर है, आप उससे 15 केजी लाइटर हैं। इस तरह का ऐसा बहुत सारा कि हम कहीं अगर जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, फिर आप जा रहे थे तो उस समय आपका स्पीड क्या था, वगैरह वगैरह, इन सबों की बातें। तो इस चैप्टर के अंदर फिजिक्स में जितने भी सारे यूनिट्स हैं उनको देखा जाता है, या यूँ कहें कि एक तरह का फिजिक्स का यहाँ पर निचोड़ होता है। तो जितने भी हम फिजिक्स पढ़ने जाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल अभी अपने मोशन के बारे में देखा, मास क्या है, उसका कोई डिस्टेंस कितना चल रहा है, कितना टाइम एक्सपेंड कर रहा है, फिर उसका वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स क्या लग रहा है, मोमेंटम क्या है, किस एनर्जी पे काम कर रहा था, एनर्जी क्या होता है, तो उन सबों के बारे में देखेंगे। या फिर अगर थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, या जैसे अभी लाइट कितना आ रहा है, लाइट का इंटेंसिटी क्या है, कम है, ज़्यादा है, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ़्लो कर रहा है, फिर आप मतलब यहाँ पर जो भी हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के, तो कहने का मतलब कि सारा फिजिक्स का यहाँ पर हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे इस चैप्टर के अंदर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, पर्टिकुलरली इन डायमेंशन में। तो इन सबों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ एक यूनिट का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कोई बोले कि 2, 3, 4, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, बोले कोई 2 आवर्स तो कहेगा कि हाँ टाइम की बात कर रहा है। कोई बोल रहा है 2 किलोमीटर, तो उसका मतलब कुछ डिस्टेंस की बात हो रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ स्पीड की बात हो रहा है, इस तरह से। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर जैसे सपोज 2 है, इसको हटा लेते हैं, जैसे 2 है तो इसका कोई अपना सिंगल मीनिंग नहीं है इस 2 का। इसके अंदर अगर इसके बाद अगर कुछ यहाँ पर लग जाए, कुछ मीटर, किलोमीटर, सेकंड, मीटर पर सेकंड, केजी, तो इसका एक अपना मीनिंग होगा जिससे हम समझ सकेंगे कि किसके बारे में बात कर रहा। तो फिजिक्स के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम यूनिट क्या होता है पहले उसे समझेंगे। अगर यूनिट की बात करें तो बेसिकली 2 तरह के यूनिट्स होते हैं। एक तो फंडामेंटल यूनिट्स होता है और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। तो यूनिट 2 टाइप के होंगे। फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है कि एक ऐसा यूनिट जिसको वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि उसको फर्दर हम डिराइव ना कर सके, मतलब वो जितना गिवन है उसका उतना ही मतलब है, तो उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। दूसरा डिराइव्ड यूनिट, जैसा नाम से लग रहा है, ये फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो अगर फिजिक्स में बात करें तो यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनका एक अपना यूनिट्स होता है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटी क्या होते हैं?
तो इसमें अगर देखा जाए फर्स्ट मास, अगर इसका यूनिट देखा जाए तो क्या बोलेंगे, केजी। दूसरा लेंथ, इसका मीटर। थर्ड टाइम, सेकंड। ये तो तीन हो गए, मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद फोर्थ टेम्परेचर, मीन्स कि हम फिजिक्स क्या क्या मतलब कैसे गवर्न होता है उसके लिए, कि जैसे अभी आपको ठंडा गर्म लग रहा है, तो ठंडा गर्म से भी क्या होता है कि केवल हमें एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, उसके चलते हमारा जितना क्लाइमेट है वो कंट्रोल होता है। बेसिकली फिजिक्स क्या होता है कि आपको नेचुरल लॉ जो हैं उनके बारे में स्टडी करना होता है। तो इसीलिए टेम्परेचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे गर्मी ज़्यादा कहीं पड़ा, उसके चलते लो प्रेशर जोन हुआ, फिर वहाँ पर विंड फ्लो होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस तरह का वगैरह वगैरह। तो आप समझ ही रहे होंगे। तो नेक्स्ट टेम्परेचर, इसका यूनिट होता है केल्विन, जिसको कैपिटल के से दिखाते हैं। ये चार हो गए। इसके बाद नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी, या सिंपली करंट या और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्यों लिया गया, इलेक्ट्रिक करंट को क्यों लिया गया, चार्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फंडामेंटल क्वांट मतलब कि चार्ज फ्लो करता है। आप 10th वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ाई किए होंगे कि अगर चार्ज अगर फ्लो करता है तो उसके चलते करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं, चार्ज को क्यों नहीं लिया गया? बेसिकली जो चार्ज है वो मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है। सपोज आयरन का अगर है तो उसमें अलग होगा, कॉपर का है तो अलग होगा, गोल्ड का है तो अलग होगा। तो इसीलिए ये जो डिफाइन किया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इस सोच समझकर कि आप कुछ भी हो, अगर एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो होता है, इस कॉल्ड 1 एम्पियर। तो इसीलिए वो स्टैंडर्ड उसको रख लिया गया। अब इसके बाद देखते हैं 6, इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडिला। इन शॉर्ट इसको कैड से दिखाते हैं। मतलब लाइट का इंटेंसिटी देखते हैं ना, अभी जैसे रात हो गया या अभी जैसे यहाँ का बल्ब है तो कुछ यहाँ पर लाइटिंग होगा। फिर सपोज़ आप अपने घर पर कुछ और लाइटिंग कर रखे होंगे तो उसका इंटेंसिटी कुछ और है। आप ट्विन टाइम में देखिए, जब सनसेट होने वाला होता है, सनराइज़ होने वाला होता है, तो उस समय का लाइटिंग का वेरिएशन होता है। तो इस चलते तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक ऐसा है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। 7th है क्वांटिटी, सबस्टेंस ऑफ क्वांटिटी। तो इसका यूनिट होता है मोल, जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। इन शॉर्ट हम इसको मोल से दिखाते हैं। तो ये हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, और इसी से हम सारा डिराइव करके लेकर आते हैं। मतलब ये बेसिक है, इससे क्या क्या हो सकता है उसके वो हम लोग आगे देखेंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, फर्स्ट मास, दूसरा लेंथ, थर्ड टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला, क्वांटिटी, सबस्टेंस ऑफ क्वांटिटी इज मोल, जिसका यूनिट होता है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब आइए इसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी देखते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसमें जैसे हम जब डायमेंशनल फार्मूला जब लिखने जाएंगे तो उसको फिर कैसे उसका होगा, तो उसको देखते हैं। बेसिकली हमारे पास कई सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे एमकेएस होता है, सीजीएस यूनिट होता है। तो हम यहाँ पर एमकेएस सिस्टम में काम करेंगे। एमकेएस सिस्टम का मतलब कि मीटर किलोग्राम सेकंड। तो बेसिकली यहाँ पर एमएलटी में दिखाने का है। जैसे कि अगर मास है तो उसको हम एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम। लेंथ है तो उसको कैपिटल एल से, और टाइम है तो उसको कैपिटल टी से। इस तरह से ऐसा दिखाते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा।
फिर अगर टेम्परेचर कहीं है तो उसका केस है। तो इस तरह का करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है कैपिटल ए। और ये दोनों बहुत कम आते हैं, अगर आएंगे तो देखा जाएगा आगे जैसे जैसे होगा तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे। अब आइए डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव क्वांटिटीज़ क्या है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनसे बनकर उनसे से डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमसे पूछा जाए एरिया का बताइए, तो यूनिट क्या होगा? तो एरिया इक्वल टू, आप ये जानते हैं ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का क्या होता है? मीटर, और ब्रेड्थ का वो भी मीटर। तो यहाँ से क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो इस तरह के। दूसरा, जैसे आपका वेलोसिटी है और उसका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर, और टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। फिर ऐसे ही आपका अगर एक्सेलरेशन के लिए अगर आता है तो उसका क्या होगा? वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी के लिए देखा आपने मीटर पर सेकंड, और टाइम के लिए होगा सेकंड। तो क्या हो गया यहाँ से? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये समझ में आपको आया होगा कि डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, कि जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं वो हमारा डिराइव क्वांटिटीज होता है। ठीक है, तो हम आज एक एक करके डायमेंशनल फार्मूला, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मतलब मैकेनिक्स के अंदर कितने हैं, थर्मोडाइनिक्स में कितना है, मैग्नेटिज्म में कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, इन सबों को आज यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आ जाइए एरिया। एरिया का आपने देखा था लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली लिखना, मतलब सभी का हम डायमेंशन फार्मूला देखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला लिखना मीन्स इन द टर्म ऑफ एमएलटी दिखाना। तो अभी ये मीटर स्क्वायर है तो केवल लेंथ का होगा, मास तो है नहीं, तो m रेज टू दी पावर 0 L स्क्वायर T0। इस तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। ऐसे ही सपोज वॉल्यूम का अगर बताना है तो अब जानते ही हैं L इंटू बी इंटू एच। तो अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो लेंथ का मीटर, ब्रेड्थ का मीटर और एच का मीटर। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो इसका क्या होगा? L क्यूब केवल। तो m तो है नहीं, तो m0 m0 L3 T0, इसका डायमेंशन होगा। फिर अगर नेक्स्ट इससे देखा जाए डेंसिटी, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, या आप डायमेंशनल फार्मूला तो थोड़ी देर के बाद लिखिएगा। जैसे आप यूनिट पहले, जैसे SI बेसिकली जो यहाँ पर लिख रहा हूँ SI यूनिट भी है, kg पर मीटर क्यूब। तो kg के लिए कितना हो गया? m, और मीटर के लिए कितना हो गया? L पावर -3, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है। या चाहो तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मीटर बाई L3। तो कितना हो जाएगा? ML-3। तो डायमेंशनल फार्मूला जो निकल कर आएगा ML-3 T0। ठीक है, तो पहले 3 क्लियर होगा, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। मतलब जैसा उसका फॉर्मूला होता है फिर उसका यूनिट लिखा और फिर वहाँ से उसको लिखते हुए चले गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी
वेलोसिटी और स्पीड, तो वेलोसिटी का या स्पीड का आप जानते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, मास का कुछ है नहीं वहाँ पर, तो m0 L t-1। नेक्स्ट देखिए एक्सेलरेशन, ये होगा वेलोसिटी बाय टाइम, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर फाइनली आप जब देखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर मास का अगेन फिर से नहीं है, तो m⁻⁻0 L t-2 इस तरह का। फिर इसके बाद देखिए सिक्स फोर्स, फोर्स तो सबको पता होगा फॉर्मूला उसका, क्यों, फोर्स तो पता होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए यूनिट क्या होगा, केजी इसका मास का, और एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, केजी के लिए बताइए, मास m, मीटर के लिए लेंथ l, और सेकेंड के लिए t स्क्वायर। तो कितना हो गया, ml t-2, इसका डायमेंशनल फार्मूला ml t-2 हो जाएगा। ये तो यहाँ तक तो क्लियर होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दूसरा, वहाँ पिछले में कहाँ तक हुआ था, फोर्स तक, ओके। अब देखिए सेवेंथ, मोमेंटम। मोमेंटम तो पता होगा, नहीं, मोमेंटम आपका होता है मास इनटू वेलोसिटी। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि मोमेंटम मेंटेन रखो, मीन्स कि वाट एवर यू हैव योर पेस पढ़ाई करने का, और उसमें इनपुट डालते रहिए, तो अक्सर आप सुनते हैं। तो ये आप हैं, इसका मास m है, और जो आप स्पीड देंगे अपने स्टडी को, वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए कितना हो जाएगा, kg, और स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन क्या बनेगा, m l अपॉन t। तो डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा इसका, ml t-1। ठीक है, तो समझ में आया होगा मोमेंटम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एनर्जी या वर्क डन, अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। वर्क डन, तो वर्क डन के लिए आपको पता होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब जितना भी आपके पास मोमेंटम आता है, उसके पास आप कुछ तो वर्क करना होता है ना, तो किस डायरेक्शन में आप अपने आप को फोर्स लगाते हैं, मीन्स यहाँ पर स्टडी की बात कर रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए F.R होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या अगर प्रॉपर उसको लिखा जाए F.D ऐसा होता है। तो फोर्स का तो आपको जैसे पता है न्यूटन होता है, और इसका मीटर। तो अभी फोर्स का आपने देखा था पीछे, फोर्स का क्या होता था, ml t-2। तो यहाँ पर रख लेते हैं ml t-2, और मीटर के लिए l। तो फाइनली कितना आया, ml2 t-2, ठीक है। अब उसके बाद 9 नंबर में इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी। तो बेसिकली एनर्जी से आप दो तरह का एनर्जी समझते होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा एक पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए, देखिए दोनों हम सेम, मतलब कि कितने भी तरह का एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी टाइप के एनर्जी होंगे उन सबों का सेम आएगा, और वो कितना आएगा, इस वर्क के बराबर। आप जितना भी वर्क करते हैं, आपने देखा भी होगा कि वर्क डन का यूनिट या एनर्जी का यूनिट जूल होता है, जो SI यूनिट हम लिखते हैं।
यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैपिटल जे से इसको दिखाते हैं, ये जूल। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2 होगा। अच्छा, इसी चीज़ को यहाँ पर प्रूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, ये तो सबको पता होगा, हाफ mv² होता है। एक बात यहाँ पर समझने के लिए कि जैसे हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे कोई फिजिकल क्वांटिटी लगता है तब उसका मीनिंग होता है फिजिक्स के अंदर। अब हाफ है तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यहाँ पर उसको इग्नोर करते हैं। तो मास के लिए कितना होता है kg, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, यही देखा था वेलोसिटी का। तो इसका कितना आया फाइनली, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डायमेंशनल फार्मूला इसका लिखा जाए तो क्या आएगा, kg के लिए m, मीटर के लिए लेंथ, और इसका t स्क्वायर। तो फाइनली क्या बनेगा, ml2t-2। तो सेम आ गया ना, ये देखिए ये दोनों सेम है। ये और यही नहीं, इसके बाद अगर पोटेंशियल एनर्जी का भी आपको सेम लाकर दिखाऊंगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है, mgh, तो इसका तो मास का तो आपको पता ही होगा क्या होता है, kg, g पता है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो एक्सेलरेशन का होता है वही g का होगा। तो इस g का, तो इसका कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका हाइट h होता है तो इसका मीटर हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, kg के लिए m मीटर इंटू मीटर l स्क्वायर हो गया अपॉन सेकेंड स्क्वायर t⁻⁻²। तो आ गया ना सेम, ml2t-2। इसका देखिए ये सेम है, ml2t-2, ml2t-2, ml2t-2। तो आप अपने लिए क्या समझे कि वर्क डन होगा या कितने किसी भी टाइप का काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होगा, उन सबों का सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये नंबर क्या था, 8, 9। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, पावर। पावर आपका कब आता है, वैसे भी बताइए, जब बहुत सारा आप नॉलेज आपको मिल जाता है तब आपके पास पावर आता है ना, मतलब कि कहीं से कोई क्वेश्चन पूछो मैं बता दूंगा। तो वैसा ही, तो उसके लिए आपको वर्क डन करना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिक्स हमें पढ़ने का भी कैसे है वो भी सिखाता है। तो पावर इक्वल टू वर्क और टाइम, यस, टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नहीं कि वर्क कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, एक टॉपिक हम 4 दिन से लेकर बैठे हुए हैं और ख़त्म ही नहीं हो रहा है। स्मार्ट वर्क, और टाइम जितना कम हो, टाइम जितना कम होगा, ये देखो टाइम जितना कम होगा पावर उतना बढ़ जाएगा ना। तो बात है ही है। तो एक हमें सीखने को ये बता रहा है। अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला वर्क के लिए भी देखा था, अगर नहीं है याद है तो अभी वर्क के लिए आपने देखा था न्यूटन मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड। तो इसका न्यूटन का कितना हो जाएगा, ml2, और मीटर के जगह पे l, और यहाँ पर टाइम, तो कितना हो गया ml2t-3। तो पावर का आ गया। तो समझ में आया पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो ये आपके मैकेनिक्स से रिलेटेड थे। अब इसके बाद देखेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि जैसे कोई भी अगर हम फोर्स लगाते हैं तो किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका प्रेशर एक तरह से होगा। तो प्रेशर क्या होगा, तो उसका देखिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर, या एसआई यूनिट में इसको पास्कल बोलते हैं। और अच्छा, इसका पावर के लिए जो एसआई यूनिट होता है तो इसके लिए आप अलग से देख लीजिए, इसको वाट बोलते हैं।
तो ऐसे ही इसको पास्कल बोलते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, mL(T-2) और इसके लिए L²। तो कितना हो गया, mL-1T-2। तो L से L कैंसिल हुआ ना, तो M जब L गया तो ऊपर L-1T-2, ऐसा प्रेशर के लिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी 12 नंबर, स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है और एक साथ के साथ 13 बता देता हूँ, स्ट्रेन। तो पहले आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है। इसका और इसका एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि स्ट्रेस, जैसे आपके ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है, पढ़ते पढ़ते बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो वैसा ही जैसे मान लीजिए कोई ये आपका रॉड है और इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसमें आप अगर कुछ फोर्स लगाते हैं F ऐसा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ है, जैसे लेंथ अभी इसका L था, तो थोड़ी देर के बाद ये ऐसा कुछ खींचा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है बढ़ा ना, से इसको चेंज कर लेते हैं। अगर ये L है तो इसका डेल्टा L उसमें होगा। तो यहाँ से दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें पता चलता है, निकल कर समझ में आता है। एक होता है स्ट्रेस और दूसरा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया, तो आप कहेंगे तो प्रेशर वाला ही है। एग्जैक्टली हाँ, प्रेशर वाला ही है, लेकिन स्ट्रेस को यहाँ बताने का मतलब ये है कि ये जो आपका रॉड के लिए है, अगर रॉड में उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू हम अगर फोर्स लगाते हैं तो उस पर स्ट्रेस कितना आया। वैसे ही फिर क्या होगा कि कोई सीट है, कोई वॉल्यूम वाइज है, अगर फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप डिफॉर्म होता है। तो स्ट्रेस भी 3 तरह के होते हैं, तो इसीलिए प्रेशर से तो अलग दिखाने के लिए हमें स्ट्रेस का ज़रूरत पड़ा। दूसरा स्ट्रेन, ये भी 3 तरह का होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट 3 तरह का ही शेप ले सकता है, या तो लीनियर हो, या उसके पास लेंथ और विड्थ हो, एरिया मीन्स उसका थिकनेस निग्लेक्जिबल हो, या तीसरा वॉल्यूम वाला हो, मतलब लेंथ विड्थ हाइट तीनों हो। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ये आपके 3 तरह के होते हैं। तो ये बात समझ में आया होगा स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। तो जो पीछे यहाँ पर था स्ट्रेस और स्ट्रेन, अब आप समझ पाएंगे इसको। तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स के लिए अगेन mL(T-2) और एरिया के लिए L2। तो एग्जैक्टली उसका सेम होगा, L-1T-2। तो जेईई मेंस वाले सब क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोला जाता है कि ऐसा क्वांटिटी बताइए जिसके डायमेंशनल फार्मूला सेम है, या विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो उन सब क्वेश्चंस के लिए ये है। स्ट्रेन, स्ट्रेन में अभी आपको बताया था डेल्टा वाट एवर द चेंज, स्ट्रेन इक्वल टू हाँ डेल्टा L/L, मतलब कि इसका जो चेंज है और टू ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा L इक्वल टू L होगा। तो स्ट्रेन के लिए डेल्टा L/L। तो लेंथ का क्या होता है, लेंथ ही होगा, और इसका लेंथ का लेंथ ही आएगा, मतलब मीटर बाई मीटर। तो इसीलिए डायमेंशन लेस होता है, M0 L0 T0, ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे कौन सा नंबर था, 13 14। एक टॉर्क होता है। टॉर्क समझते हैं, जैसे एक तो दुनिया होता है लीनियर मोशन का, कि आप कुछ भी चाहिए तो आपके पास वेलोसिटी होता है, लीनियर स्पीड होता है, एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। दूसरा वर्ल्ड होता है रोटेशनल का। आपको जब रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन बताऊंगा तो आप उसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जितना भी दुनिया भर में मोशन होता है वो बेसिकली सर्कुलर मोशन होता है या रोटेशनल मोशन होता है। तो ऐसा नहीं कि जो भी हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं वो गलत है, नहीं, बेसिकली हमारा ओरिजिन ही वैसे हुआ है, इस चलते ऐसा मतलब होगा, वो प्रूफ करके आपको दिखाया जाएगा। तो अभी आप देखिए, हाँ बता रहा था टॉर्क। तो जैसे आप कहीं फोर्स किसी चीज़ को लगाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे, और यहाँ पर आपने फोर्स लगाया तो थोड़ी देर में मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि मूव करेगा अगर फोर्स लगाएंगे। तो उस समय हमें बताना है कि जब आपको फोर्स अब अगर हम लगा रहे हैं और वो रोटेट करने लगे तब क्या होगा। तो उसको नया नाम मिलता है रोटेशन की दुनिया में टॉर्क।
कि मतलब कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप कहीं कैसे भी करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बुक ऐसा ले लेता हूँ, जैसे ये बुक है, आप इसको, ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे बुक है और इस पर हम फोर्स ऐसे लगाएं तो ये क्या होगा, ये रोटेट हो रहा होगा। तो उस तरह के लिए ऐसा है। या जैसे कुछ भी आप देख लीजिए, जैसे कि हम, ये पेन है, अगर इस पेन को आप अगर कैमरा के सामने अगर इसको दिखा पाए तो अगर पेन इसको छोड़े तो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है इस तरह का। या जैसे हमारा ये आर्म है, एल्बो, तो ये इस तरह का है। या आप चाहें तो पूरा अगर घुमाएंगे तो ऐसे होगा। या आप सर का डायमेंशन देखिए, मोमेंट देखिए, इस तरह से अगर कर रहे होंगे और उसको पूरा अगर घुमा दे तो रोटेट हो जाएगा। या इस तरह से जब आप करते हैं तभी ये रोटेशन मोशन में होता है। तो बेसिकली कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है आर्बिट्री सा, और उसको आप जब फोर्स ऐसा लगाते हैं तो ये इसके अबाउट रोटेट करने लगता है। तो जो फोर्स लगाया और जहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है आर, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इज कॉल्ड टॉर्क। तो बेसिकली टॉर्क इज अ रोटेशनल फोर्स और इसे होता है आर क्रॉस एफ। हाँ, ये लिखने का भी स्टाइल अलग है, ये मल्टीप्लाई ही नहीं है, इसका अलग मतलब है। आर डॉट एफ अलग होता है, ये अलग होता है, जो कि अभी यहाँ पर नहीं चाहिए, और आर क्रॉस एफ ये अलग होता है। तो इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि वर्क डन में मैंने बोला था कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता था, एफ डॉट डी। तो इसको डॉट से दिखा रहे हैं और इसको यहाँ पर क्रॉस से दिखा रहे हैं। तो लिखने का जब वेक्टर में हम आपको बताएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो फिजिक्स में मल्टीप्लाई भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी इस पर फोकस करते हैं, आर क्रॉस एफ। तो आर के लिए क्या होता है, मीटर, और एफ के लिए न्यूटन। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो फिर तो कहेंगे तो जूल वाला ही है। यस, एग्जैक्टली। तो आपको ऐसा फिजिकल क्वांटिटी 3-4 अगर पूछा जाए कि बताइए कि जिसका सेम डायमेंशनल फार्मूला है, ये आपके एडवांस के भी क्वेश्चंस में भी प्रीवियस ईयर कई बार आ चुके हैं। तो अभी तो आपने देखा था वर्क का भी जूल होता था, एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, उनका भी जूल होता है। और अभी जो नया देखा टॉर्क, इसका भी जूल ही है, मतलब इन सबों का न्यूटन मीटर है ना। तो ऐसे 3-4 आपको मिल गया, वर्क हो गया, काइनेटिक, पोटेंशियल, टॉर्क, इन सबों का न्यूटन मीटर है। तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला अगर देखेंगे तो न्यूटन का क्या होता था, एम एल टी माइनस 2 इंटू एल। तो कितना हो गया, एम एल टू टी माइनस 2, ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा टॉर्क का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। तो उधर आपको बताया स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब उससे रिलेटेड है एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कुछ ऐसा है कि जैसे आप कोई भी लिक्विड अगर चीज़ें देखिए, जैसे पानी है, वाटर, तो उसको आप अगर आप जब टच करेंगे तो आपको कुछ मतलब एक्सपीरियंस होगा। वैसे ही जब आप ऑयल करेंगे, मतलब अगर शुद्ध भाषा में हिंदी में बोला जाए चिपचिपाहट, मतलब कोई कितना एक दूसरे को मतलब लिक्विड जब आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। हाँ, फोर्स से याद आया, मतलब अपोजिट मोशन से याद आया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है और आप ऐसे कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, तो थोड़ी देर के बाद वो रिटार्ड होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये पीछे की तरफ ऐसे लगेगा। तो ये डिपेंड करता है ना कि हम किस सरफेस पे हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्बल्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आप सॉक्स पहन कर चलिए तो फिसलने का चांस ज़्यादा रहेगा। शूज़ पहन कर चलिए तो ज़्यादा वहाँ पर कम उसका रहेगा। तो टायर का, रोड का एग्जांपल वैसा ग्रिप में देख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वहाँ पर फ्रिक्शन होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सॉलिड ऑब्जेक्ट, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, तो उसके लिए बताता है। लेकिन जो अभी मैं बता रहा था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो बेसिकली दो लिक्विड अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या होगा। तो यहाँ पर एक बार चले जाते हैं पीछे, 14 नंबर था, तो 15
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको दिखाते हैं नीटा से, ऐसा। तो बेसिकली नीटा क्या होता है, F इक्वल टू नीटा क्रॉस सेक्शनल एरिया dV बाई dx, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब हमें इसका नीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो इसका तो आपको पता है न्यूटन होता है, नीटा हमें चाहिए, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और यहाँ से dx इज लेंथ, तो इसका भी मीटर होता है, तो मीटर मीटर कैंसिल हुआ, तो नीटा का कितना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ऐसा। तो न्यूटन का हो गया आपका mL/t-2, इसका हो गया t, और मीटर स्क्वायर का हो गया L स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया है, mL-1t-1। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी mL-1t-1। ठीक है। अच्छा, एक साथ में तो ये समझ में आया, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद रखेंगे किसके लिए होता है, लिक्विड और लिक्विड के बीच में एक दूसरे को अपोज करता है, एक दूसरे को रिटार्ड जब करता है। जैसे सॉलिड और सॉलिड के बीच में जो हम मोशन देखते हैं वो फ्रिक्शन वाला होता है, वैसे ही लिक्विड और लिक्विड के बीच में भी मोशन होता है, तभी वहाँ पर लिक्विड के अंदर मोशन पॉसिबल होता है। तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से उसको देखते हैं, कौन कितना चिपचिपाहट है, या उसमें मतलब कौन कितना आप कह सकते हैं कि डेंसर है। डेंसर तो मतलब फिर वो डेंसिटी से कोरिलेट हो गया, मतलब एक नया फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल रहा है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो वो mL-1t-1 इसका डायमेंशनल फार्मूला, और इस तरह से ऐसे रहता है। ठीक है। अच्छा, अब उसको भी बता देता हूँ 6, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। इसका होता है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का म्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो यूनिट होता है वो डायमेंशनलेस होता है। क्यों होता है कि जो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो बताया गया था F इक्वल टू वो म्यू टाइम्स इनटू नॉर्मल फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है, और नॉर्मल फोर्स भी या कॉन्टैक्ट फोर्स भी एक तरह का फोर्स है। तो यहाँ से म्यू का जो डायमेंशन होगा फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, तो दोनों न्यूटन बाई न्यूटन हो गए, तो दोनों सेम क्वांटिटी में होंगे, तो इसलिए इसका डायमेंशन लेस होगा m0 L0 t⁻⁴, डायमेंशनलेस। तो अभी तक आपको मेरे ख्याल से दूसरा क्वांटिटी है, उसके पहले आपको स्ट्रेंथ मिला था डेल्टा L/L, वो डायमेंशनलेस होता था, और ये वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका भी डायमेंशनलेस m0 L0 t0 होगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो बता दिया। अब इसके बाद आप उधर आ जाइए ग्रेविटेशन के साइड में। जैसे कि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक दूसरे पे जब हम फोर्स लगाते हैं F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अच्छा, ये नंबर कौन सा था, नंबर भी साथ में लिखते चले, 14, 15, 16, तो ये हमारा 17 नंबर है, इसलिए सिटिल वाइज कर रहे हैं कि आपको समझने में आसानी होगा। तो इसका चाहिए G का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो देखते हैं। G इक्वल टू, अगर यहाँ से देखें, F इंटू आर स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, मास इंटू मास, और चाहो तो आप m1 m2 ऐसे लिख लीजिए। तो फोर्स का क्या होता था, न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, और मास का kg स्क्वायर। तो न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, mL/t-2 L स्क्वायर m स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया, m-1 L3 t-2। ठीक है, एक कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला ऐसा होगा।
ठीक, अब उसके बाद 18 नंबर, अब आ जाइए, अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में थोड़ा चलते हैं। ये तो मैकेनिक्स वाले पार्ट के, अब मैकेनिक्स वाले पार्ट में अभी भी एक दो है, ठीक है। रोटेशनल मोशन का चाहो तो आप देख लो। रोटेशनल मोशन में जैसे हमने देखा था, आपको जैसे बोला था कि एक तो लीनियर मोशन के लिए जैसे हम होता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको टॉर्क के बारे में बताया था कि वो रोटेशनल फोर्स होता है। एक तो फोर्स लीनियर के लिए आप जानते हैं, जो भी कुछ फोर्स लगाओगे तो होगा। वैसे ही अगर आप कहीं फोर्स लगाएं उसके चलते वो रोटेट कर रहा, तो उसके चलते उसको टॉर्क बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर कोई मूव कर रहा है, जैसे फ़ैन है, तो फ़ैन गोल 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 मूव करता है, तो उसका सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होगा, तो उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही अगर कुछ हो डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसको थीटा से उसको डिनोट करते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। नंबर इज 17, 18। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको थीटा से करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है और इस पॉइंट से आप P से इस पॉइंट Q पर अगर जा रहे हैं, तो आप मूव तो करेंगे तो वो तो कुछ तो डिस्टेंस होता है आर्क का, ये आर्क हो गया हमारा। तो इसमें लेकिन सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में बताया जाता है कि आप एंगल कितना मेजर किए, थीटा। तो बेसिकली थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो उसको हम अगर लिखें तो m0 l0 t0 होगा, लेकिन ऐसे इसको रेडियन बोलते हैं, रेड में मेजर करते हैं, और उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर उसके बाद 19 एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम देखते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, तो इसका तो डायमेंशनलेस हो गया, और टाइम का केवल टी, तो इसीलिए t-1 ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे डिनोट करते हैं। बेसिकली इसका t-1 और इसका जो फॉर्मूला होता है v=ω/r। आप चाहो तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसका वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर ओमेगा और यहाँ पर मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हुआ तो ओमेगा का क्या आया 1/सेकेंड ना, पर सेकेंड, तो वहाँ से। अच्छा, इसी से रिलेटेड एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है सिंपली फ्रीक्वेंसी। ये बचपन के दिनों में आपने पढ़ा होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड होता है। तो इसका भी t⁻⁻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 ⁻
डायमेंशनल फार्मूला कोई पूछे तो टी रेज मतलब अगर हमसे आए तो टी रेज टू द पावर -1 और फ्रीक्वेंसी के लिए भी t-1, तो इनका दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। अगर एसआई यूनिट में बोले तो इसका होता है रेडियन पर सेकेंड। जैसे इसका थीटा था ना तो रेडियन था, और थीटा बाई टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, थीटा बाई टाइम। अच्छा, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो क्वेश्चंस में, जैसे बोलता है, आगे तो जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, अभी आपको यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ कि जैसे आप रिवॉल्यूशन पर मिनट देखते हैं ना, आरपीएम, जैसे आप देखते होंगे स्पीडोमीटर में लिखा रहता है 1000 इन 1 मिनट, 2000 इन 1 मिनट, 4000 इन 1 मिनट। तो दो होता है कि आरपीएम होता है और दूसरा होता है आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर आरपीएम में है तो उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो आरपीएस में आ जाता है, और आरपीएस बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता है ऐसा। तो इसमें भी रिलेशन होता है इनका कि ओमेगा में और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। तो ओमेगा इक्वल टू 2πf, ऐसा ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक और इस सीरीज का बच गया है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, ये नंबर कौन सा है बच्चों, ये है आपका, अच्छा 19 में 20th था,
एंगुलर वेलोसिटी था और ये फ्रीक्वेंसी था नंबर 20। तो एंगुलर एक्सेलरेशन 21, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू होता है लीनियर एक्सेलरेशन टाइम आर, या आप ओमेगा बाई टी भी बोल सकते हैं इसको, ऐसा। तो या आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि नहीं, इसमें एक गड़बड़ी ये हो गया, ये ऐसा नहीं। लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू, जैसे v इक्वल टू, देखो होता क्या है कि v इक्वल टू देखो बेसिकली थीटा के बारे में आपको पता होगा कि जो पहले बनाया था उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये आर्क ऐसा होता है और ये थीटा होता है। तो इसमें तो रिलेशन आपको पता होगा, इसका रेडियस होता है। तो बेसिकली आर्क इक्वल टू जो होता है वो थीटा इंटू रेडियस होता है, ये बेसिक फार्मूला है। तो आर्क मतलब हो गया लेंथ, और थीटा तो थीटा ही है और रेडियस आर है। तो जब इसको दोनों टाइम पे टी से डिवाइड करते हैं, टी से डिवाइड करते हैं, रेडियस तो फिक्स है, ये कांस्टेंट है। तो लेंथ बाई टाइम क्या हो गया वेलोसिटी, और थीटा बाई टाइम क्या हो गया ओमेगा इंटू रेडियस। तो v इक्वल टू ओमेगा आर इस तरह का मिलेगा। इन दोनों को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी बाई टाइम एक्सेलरेशन ओमेगा बाई टी अल्फा, तो a इक्वल टू अल्फा आर। तो जो मैं ले रहा था वहाँ पर गड़बड़ लिख दिया था, a इक्वल टू अल्फा आर होगा। तो अल्फा के लिए a इक्वल टू अल्फा आर, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा a बाई आर। तो इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना हो गया 1 बाई सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा t रेज़ टू द पावर -2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आया, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन तक का था, यहाँ तक मैकेनिक्स में लगभग आपको बता दिया। और एक दो और है, इसमें और आ जाते हैं। तो पीछे आपको बताया था उसके लिए। अब आ जाइए, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताया था, उसमें आप देखेंगे सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस टेंशन कुछ वैसा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट को आप ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि बहुत महीन सा नीडल है और उसको वाटर सरफेस से बहुत अगर आप जेंटली अगर रखते हैं तो उस पर वो फ्लोट करने लगता है। तो उस समय सरफेस टेंशन का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला। तो बेसिकली सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन ए फोर्स बाय लेंथ, ये डिफाइन होता है। तो इसका न्यूटन और इसका मीटर, तो कितना हो गया, फोर्स का होता है mL/t-2 अपॉन L, तो mL0 t-2 सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद अब आ जाइए यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलते हैं। तो ये नंबर हमारा कितना हो गया था 21, ये हो गया 22, नेक्स्ट 23 में चलते हैं। तो वहाँ पर अगर थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो हीट से स्टार्ट करेंगे कि हीट क्या होता है। तो हीट का आपको जैसे पता ही है जूल, तो जूल के लिए आपने देखा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या न्यूटन इंटू मीटर, तो mL/t-2, ठीक है। तो ये तो आपका हीट के लिए हो गया। फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको S से दिखाते हैं। आप ये जानते होंगे कि Q इक्वल टू MS डेल्टा T MC डेल्टा T, T इज़ द चेंज इन टेम्परेचर।
तो यहाँ से इसका जूल हो गया और इसका केजी एस और चेंज इन टेम्परेचर इज केल्विन। तो अब पहली बार केल्विन का एंट्री हुआ, तो आप यहाँ से देखेंगे एस इक्वल टू जूल केजी केल्विन। तो जूल का होता था ml टू T-2 और यहाँ से m और केल्विन। तो m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये m0 L2 T-2 K-1। जूल इक्वल टू के जी पर केल्विन, तो m0 L2 T-1। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट 24, 25 लेटेंट हीट। बेसिकली लेटेंट हीट छुपा हुआ हीट होता है। ये कब होता है? जब लेटेंट हीट जब आपका एक फेज से दूसरे फेज में जब चेंज होता है, उस समय जो हीट हम देते हैं उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो Q इक्वल टू ml। तो L के लिए Q बाई m, तो इसका क्या हो गया? Q जूल हो गया और m बेसिकली मास होता है, तो kg। तो जूल के लिए आपका हो गया ml2 T-2 अपॉन m, mm कैंसिल हो गया, m0 L2 T-2, ऐसा लेटेंट हीट के लिए। फिर उसके बाद आप देखिए इसी से थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी समझते हैं, हर बॉडी का कंडक्टिविटी अलग अलग होता है, मतलब कि हीट हो कैसे वो रेडिएट करता है। या जैसे मान लीजिए कि कंडक्टिविटी वैसा है जैसे आप कोई भी चीज़ हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जैसे पेन है, मान लीजिए कि पेन को अगर हम ऐसा हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्लेम अगर यहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा ये पार्ट होगा हॉट और यहाँ पर सबसे कम होगा। तो जब आप इधर से कोल्डर से हॉटर की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे हीट बढ़ेगा, या हॉटर से कोल्डर की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे हीट बढ़ेगा। तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो बेसिकली हर बॉडी का अलग अलग होता है। तो इसका क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के, दिस इज कंडक्टिविटी के टाइम्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विथ एक्स एंड एरिया ए, ऐसा। तो ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के टाइम से डी टी इंटू डी एक्स। तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए। तो K का जो वैल्यू होगा यहाँ से ये हो गया जूल, यहाँ पर टाइम, ए एरिया मीटर पर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये डेल्टा एक्स, मतलब हमें K चाहिए ना, तो ये इस साइड में गया डेल्टा एक्स, तो ये मीटर हो गया और यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर हो गया एरिया, और डेल्टा टी 1/K। मतलब आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं K इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो है ही है ये वाला पार्ट, एरिया नीचे गया इंटू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, इस तरह का। तो अब इसका वही है कि Q के जगह पे जूल है, डेल्टा टी के जगह पे टाइम है, डेल्टा एक्स के जगह पे मीटर है और एरिया के जगह पे मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर टेम्परेचर के जगह पे केल्विन। तो जब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, m जूल के लिए आपको याद होगा ml2 T-2 एनर्जी वाला, टाइम के लिए है T,
मीटर मीटर यहाँ से कैंसिल हुआ तो 1 मीटर बचा, इंटू 1/L, फिर यहाँ पर 1/K। तो जब इसको सॉल्व करेंगे L से L यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा ये mL T-3 K⁻⁻⁻1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इसका कंडक्टिविटी का जो आप डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे mL T-3 K-1, ये डायमेंशनल फार्मूला आएगा। ठीक है, तो ये आपका था। अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। ये नंबर था हमारा 26, नेक्स्ट 27, एंट्रोपी। एंट्रोपी के लिए अगर देखा जाए, एंट्रोपी क्या रहता है, तो हीट बाय टेम्परेचर, मीन्स कि किसी भी हर बॉडी के लिए या हर बॉडी के लिए अपना डिफरेंट डिफरेंट एंट्रोपी होता है और डिपेंड करता है कि सॉलिड लिक्विड गैस है तो उसके लिए क्या होगा। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो रैंडमनेस को मेजर करता है कि रैंडमनेस कहाँ पर ज़्यादा है। तो या तो एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट बाय टेम्परेचर। तो हीट के लिए जैसा होता है जूल केल्विन, तो जूल के लिए हो गया आपका mL2 T-2 और केल्विन के लिए K-1, ऐसा। तो एंट्रोपी हो गया। तो ठीक है, तो इसमें हमने अच्छा, फिर उसके बाद 28 जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जेई एडवांस का फेवरेट है, PV इक्वल टू nRT, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू N इंटू R इंटू T। तो हमें R का बताना है क्या होगा। अच्छा, इसके बारे में भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे। प्रेशर होता है और ये वॉल्यूम होता है और N नंबर ऑफ मोल्स होता है और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। और T आपका टेम्परेचर होता है। बेसिकली इस PV इक्वल टू nRT को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आइए R को समझा जाए क्या होता है। R इक्वल टू P इंटू वी ओवर N इंटू टी। तो PV को अलग से देख लीजिए, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ PV का। PV बेसिकली एनर्जी के लिए होगा। कैसे? तो प्रेशर के लिए हमने देखा था फोर्स बाय एरिया होता था और वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं ना। वॉल्यूम तो पता ही होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया एरिया कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, फोर्स इंटू लेंथ। बेसिकली PV के लिए लिख दे रहा हूँ। तो फोर्स इंटू लेंथ के लिए क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर ही क्या होता था, जूल। तो P इंटू वी का आपका जूल क्या होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली चाहें तो P इंटू वी के लिए जूल लिख लीजिए, N मोल और T टेम्परेचर केल्विन। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा mL2 T-2 पर केल्विन पर मोल, इस तरह का। ठीक है, R। तो R का डायमेंशनल फार्मूला ये है। और ये नंबर फिर से कौन सा था, 27, 28 था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि PV इक्वल टू nRT में गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा, R तो गैस कांस्टेंट था ही 29, जिसे PV इक्वल टू nRT हम करते हैं जब, बेसिकली इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लिख देता हूँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये अभी n जैसे है कि एक मोल के लिए है, अगर एक मॉलिक्यूल्स के लिए होगा तो क्या होगा।
तो यहाँ पर अगर एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं n नॉट, r बाई जो n है ये आपका वोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए हो जाता है। तो एक अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वहाँ पर तो सिंपली फिर क्या होगा कि जो मोल्स आया था ये मोल हट जाएगा, क्योंकि जो n होता है उसका मोल होता है और n नॉट एवोगाड्रोस नंबर है। तो इसीलिए जो वोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होगा PV बाई टी, तो मतलब कि यहाँ पर जूल बाई केल्विन। तो इसको स्मॉल एल से के से दिखाते हैं इससे डिस्टिंगाइज करने के लिए। तो ml2 T माइनस 2 K माइनस 1 वोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो याद रखेंगे कि R बाई जो n नॉट के लिए अगर देखते हैं वोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसके लिए क्या रहता है, तो PV बाई nRT, तो जूल बाई केल्विन। तो ml2 T माइनस 2 K माइनस 1, तो वोल्ट्जमैन कांस्टेंट का है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको लगभग वो मिल गया है। एक दो और इसमें रह रहा है, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि 2-3 टर्म फटाफट है। ग्रेडियंट का एक कॉन्सेप्ट आता है, ग्रेडियंट बेसिकली आपको फिजिक्स में जैसे पहले लेक्चर में आपको समझाया था बेसिक वाले में कि dy बाई डी एक्स, तो अपॉन जब x लेंथ से करते हैं उसी तरह का कोई चीज़ कि जैसे कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट से मतलब है कि जब आप हाइट से अगर वेरिएशन करते हैं तो उसका वेलोसिटी चेंज हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ग्लास ऑफ वाटर है और आप इस पर फोर्स लगाइए, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ये वाला पार्ट है ये वाला मूव करेगा, फिर थोड़ा ये मूव करेगा, फिर थोड़ा ये मूव करेगा, फिर थोड़ा 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 ऐसे, और ये वाला हार्डली मूव करेगा। इस तरह का हमने विस्कोसिटी में देखा था ना कि जो फॉर्मूला आपको बताया था F इक्वल टू नीटा टाइम्स एरिया इंटू डी बाई डी एक्स, तो बेसिकली वही है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में यहाँ पर 2-3 तरह का आपको ग्रेडियंट मिलेगा। एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। जैसे अभी हम कंडक्टिविटी वाले में निकालने में हमने देखा था कि वहाँ पर टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, प्रेशर ग्रेडियंट। तो मतलब ग्रेडियंट कहीं भी लगा रहे, जैसे कहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसे कि करके देख लेते 30, 31, 32, इन सबों में यही सब देखेंगे। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसमें चेंज इन वेलोसिटी बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि मीटर वेलोसिटी के लिए आपको पता है मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हुआ तो कितना हो गया 1 बाई सेकेंड, यानी कि T माइनस 1। ये विजुअल नहीं है तो फिर से दिखा देता हूँ। T माइनस 1, ठीक है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, फिर उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट ले लीजिए। तो चेंज इन प्रेशर बाई डेल्टा एक्स, तो फोर्स बाई एरिया इंटू डेल्टा एक्स, तो फोर्स इक्वल टू ml T माइनस 2 L स्क्वायर इंटू एल, तो कितना हो गया यहाँ से ml2 T माइनस 2। तो ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है। फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट देख लीजिए। चेंज इन टेम्परेचर बाई डेल्टा एक्स, तो इसका आप देखेंगे टेम्परेचर के लिए होता है केल्विन और इसके लिए होता है लेंथ, तो हो गया L माइनस 1 K, या mlt के टर्म में बोलना है तो m0 L माइनस 1 T0 K, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये तो बातचीत था हमारा। अभी तक हमने इसमें मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का लगभग कवर किया है।
एक आध और कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि स्टीफन कांस्टेंट होता है, सोलर कांस्टेंट होता है। तो उसमें अगर स्टीफन कांस्टेंट की बात करें तो एनर्जी इंटू एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर का पावर 4 होता है। तो वो आप उसका आप डिराइव कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको सोलर कांस्टेंट के लिए तो एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम उसका हो जाता है। तो ठीक है, तो उसको आप चाहो तो डिराइव कर सकते हैं। अब आते हैं 33 नंबर से स्टार्ट था ना, 33 नंबर इलेक्ट्रोस्टैट्स से। इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी इस वाले में हम लोग कवर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट, इन सबों का देखेंगे। तो एक एक करके आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चार्ज बॉडी का अगर करें तो कूलम्स लॉ में F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो उससे स्टार्ट हो कुछ पहले, तो आपको पहले इसको समझा देते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज के लिए तो चार्ज जैसे आपने पढ़ रखा होगा या जैसे करंट के बारे में आपको आइडिया होगा कि चार्ज बाई टाइम होता है। तो चार्ज इक्वल टू कितना हो गया, आई इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। तो चार्ज का कभी भी होता है तो ए टी या आई टी से उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि फोर्स का तो आपको पहले से ही पता है, चार्ज का आपने देख लिया। एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजते हैं। और जैसा बोला था कि ये कांस्टेंट है, ये आपका 4 पाई वाला जो पार्ट है 1/4 पाई, तो इसको डायमेंशनली नहीं देखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का कितना हो जाएगा, चार्ज है तो चार्ज इंटू चार्ज क्यू स्क्वायर अपॉन फोर्स के लिए न्यूटन और यहाँ से मीटर। तो चार्ज के लिए कितना था, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि क्यू चार्ज इक्वल टू ए टी होता है। और न्यूटन के लिए आपका हो गया एम एल T-2 और मीटर के लिए हो गया, स्क्वायर के लिए हो गया एल स्क्वायर। तो फाइनली क्या बना यहाँ से, m-1 L-3 T⁴ a स्क्वायर। तो ये डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट के लिए होता है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि बार बार ये पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा जाता है। ये आपको हमेशा एक कैश करा के एक नंबर देगा, एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके देगा। तो ये तो आपका परमिटिविटी का हुआ। अच्छा, इसी में कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग इससे रिलेटेड आपको होता है वो बता देता हूँ। जैसे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K बोल देता है और यहाँ से Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो कहा जाता है कि इसका बताइए, K के लिए बताइए। K इज़ बेसिकली 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब कुछ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर दो कोई चार्ज है उसके बीच में क्या फोर्स लगता है, तो उसके बीच में फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अभी एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि वैक्यूम है, इसके बीच में कुछ नहीं है। अगर सपोज वहाँ पर आपको कोई लिक्विड अगर डाल दिया जाए, वाटर डाल दे, केरोसिन ऑयल डाल दे, मींस ब्रिक्स डाल दे, माइका डाल दे, तो उसके बाद उससे फोर्स क्या लगेगा, उसके लिए मतलब मीडियम अगर बदल जाएगा तब न्यू फोर्स क्या लगेगा, तो उसके लिए था। अब देखिए के लिए अगर करें तो इस न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज स्क्वायर, के इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। और तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल हो गया उसका, तो आप चाहो तो यहीं से उसको फ्लिप कर सकते हैं और करेंगे भी तो आपको M-L3 T-4 A-2 A1/K का वैल्यू आएगा।
ठीक है, सॉरी इसका के का 1/ε0 का वैल्यू है, तो इसका रेसिप्रोकल है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नंबर कौन सा था, इस 33। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर ग्रेविटेशन में हैं, तो हम कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो वैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जाएं तो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बेसिकली एफ इक्वल टू या ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बाई चार्ज बॉडी के लिए अपॉन क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा होगा। तो फोर्स के लिए आप जानते हैं न्यूटन, और इसके लिए चार्ज बाई कूलम, ऐसे चार्ज को कैपिटल सी से दिखाते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, न्यूटन ml t-2, और चार्ज के लिए होगा at। तो ml t-3 a-1, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सिंपली जो आपने 10th वगैरह में देखा होगा, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल, तो बेसिक फार्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं तो आप कुछ वर्क करते हैं, तो उस वर्क पर यूनिट चार्ज, तो W बाई क्यू। तो वर्क के लिए क्या होता था, जूल इन न्यूटन मीटर, और यहाँ पर चार्ज या न्यूटन मीटर कूलम। सिंपली इसको ऐसे वोल्ट भी बोलते हैं, इसका ऐसा यूनिट, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या चेंज इन पोटेंशियल का कैपिटल V से इसको डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमें लिखना होगा उसका डायमेंशनल फार्मूला, तो न्यूटन पर मीटर कूलम था। तो न्यूटन के लिए क्या होता था, ml t-2 और इंटू L, और चार्ज के लिए at। तो इससे क्या हो गया, m L2 t-3 a-1। थोड़ा साफ लिख दूं, ml2 t-3 a-1। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकल कर आ गया। अब उसके बाद देखते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के लिए। ये नंबर है हमारा 35। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, जैसे कि आपको एकदम से जैसे आप अपने कैमरा फ़ोन में जैसे आपको फ्लैश लाइट ऑन करना होता है, तो एकदम से आपको एनर्जी चाहिए होता है। तो बेसिकली चार्ज को स्टोर करने की एक डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, या और उसके कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, तो उसी को हम बता रहे हैं। जैसे कि आपको लाइक कुछ वाटर स्टोर करने के लिए आपको अपने घर में कैसे यूज़ करते हैं, पहले कहीं जाके पानी जमा होगा, वाटर टंकी, पानी का टंकी जैसे रहता तो वहाँ पर रखा, और जब आपको पानी यूज़ था तो टैप के थ्रू आपने उसको यूज़ कर लिया। सेम चीज़ वैसा ही है कि अगर कोई चार्ज आपको ज़रूरत पड़े तो आपको पहले कहीं चार्ज करना पड़ेगा, चार्जिंग करना पड़ेगा, तो जो हमारे फ़ोन में लगा रहता है, तो उसके लिए एक डिवाइस होगा जहाँ पर चार्ज जाकर स्टोर होगा, और जब उससे मांगा जाए कि चार्ज दीजिए, तो जब आप फ्लैश ऑन करते हैं तो वही वाला है। तो एक ऐसा डिवाइस कैपेसिटेंस। तो इसको आप करने के लिए इसका जो एक्चुअल फार्मूला है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A/D।
या आप अभी जैसे यूज़ किए थे कि बेसिकली एक फार्मूला होता है चार्ज Q इक्वल टू C इंटू वी। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से C इक्वल टू Q बाई वी होगा। तो चार्ज के लिए AT से होता था, I इक्वल टू Q बाई टी होता था। तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q करंट इंटू टाइम। तो करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए जैसे अभी बताया था ना, नहीं तो देख लीजिए चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, या टाइम इज करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम होता है। तो चार्ज इक्वल टू आई इंटू टाइम, तो इसीलिए AT लिखा। पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए आप या तो पीछे से जाके जा सकते हैं, और नहीं तो अभी पोटेंशियल के लिए आपने क्या देखा था, वर्क डन बाई चार्ज। तो चार्ज गया ऊपर, तो इसका भी फिर से AT। तो यहाँ पर क्या हो गया, A स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ पर वर्क डन के लिए जूल होता है। तो A स्क्वायर टी स्क्वायर जूल के लिए ML टू टी माइनस टू। तो जब इसे कैपेसिटर वाले को लिखेंगे M माइनस वन L माइनस टू टी रेज टू दी पावर 4 A रेज टू दी पावर 2। ये कैपेसिटर का डायमेंशनल फार्मूला होगा। ठीक है बच्चों, तो कैपेसिटेंस आपको समझ में आया होगा। अब चाहें तो आप यहाँ से भी, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि पॉज करके यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का सेपरेटली लिखिए, एरिया डी का इसमें पुट करिए, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा और डी का इधर हो डिस्टेंस का मीटर होगा। इसको आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि आप इसको बाद में भी अपना कर देख सकते हैं। इसका मीटर स्क्वायर हो गया और इसका मीटर हो गया, तो बेसिकल सॉरी मीटर ओनली। तो मीटर एक मीटर कैंसिल होगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू मीटर। तो इसको आप डिराइव करेंगे, मतलब एप्सिलॉन नॉट का जब डालेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए 36 37 एप्सिलॉन नॉट का हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस होता है, तो वो बेसिकली इस तरह का होता है। कैपेसिटर आपको बता दूं इस तरह का होता है। इसके अंदर आपको चार्जेस स्टोर करते हैं। तो इसका ये क्या होता है, आपको इस ये जो ऐसा दिखाया गया इस तरह का है। बेसिकली में इसका ऐसा प्लेट होता है, मतलब कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये यहाँ का है। तो जब प्लेट होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और बीच में ये वैक्यूम अगर है तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट है। तो बेसिकली एनर्जी कितना स्टोर हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, अगर 3 डायमेंशनली सोचें तो उसके लिए एक फार्मूला आता है। हाँ, तो स्मॉल यू इसको कहा जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो जैसा मैंने आपको बताया ही कि स्मॉल यू, जैसे मैंने बोला कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी के लिए कितना होता था जूल, और इसके लिए मीटर क्यूब। तो जूल का कितना हो गया, ए इक्वल टू का साइन थोड़ा अच्छा बना देते हैं कि वो जेड लग रहा है, ML2 T-2 ओवर L3। तो ML-1 T-2 एनर्जी डेंसिटी के लिए हो गया। फिर से मैं आपको वही कहूँगा कि यहाँ से आप चाहो तो आपको इनक्रेज किया जा रहा है कि आप इसको ऐसा करिए, इससे आपका प्रैक्टिस और बढ़ेगा। एप्सिलॉन नॉट जो पीछे सीखा था और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सीखा था उसका वैल्यू पुट करिए, यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी का हो गया। अब आइए अपने ग्रेट रेजिस्टेंस को देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा था ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर, तो 38 होगा V इक्वल टू आई आर। तो हमें रेजिस्टेंस का पता करना हो कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो ऑब्वियस ही है कि यहाँ से R इक्वल टू V बाई आई पोटेंशियल बाई, पोटेंशियल का क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज ओवर आई करंट।
तो वर्क डन के लिए न्यूटन मीटर, और चार्ज तो हमारा चार्ज ही है, इसको आप Q से दिखा सकते हैं, और करंट एम्पियर। तो जहाँ पर चार्ज होता था उसके जगह पर हम क्या बोलते थे, एम्पियर इंटू टाइम, Q इक्वल टू AT। तो यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर का कितना हो जाएगा, mL/T-2, और इसका यहाँ से A इंटू टी, और यहाँ पर अगेन एम्पियर, तो कितना हो गया, mL/T-2 A² T। तो कितना आ गया, mL/T-3 A-2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो रेजिस्टेंस का ये ध्यान रखेंगे। तो हमने इसके अंदर एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको क्या क्या बताया। मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पर इस स्लाइड्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये 33 नंबर से, यहाँ पर हमने एप्सिलॉन नॉट का देखा कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², एप्सिलॉन नॉट का Q² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसका वैल्यू पुट करते गए तो यहाँ से आ गया। और बैक ऑफ द यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि चार्ज इक्वल टू करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम होता, तो चार्ज इक्वल टू I इंटू टी। तो कहीं भी अगर चार्ज आएगा तो उसको हम AT से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाई चार्ज। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या आप पहले से भी जानते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन मीटर पर चार्ज अपॉन चार्ज, तो न्यूटन इंटू मीटर इंटू कूलम। तो फिर वहाँ से इसका SI यूनिट में अगर हम देखें तो इसका वोल्ट बोलते हैं, और इसका डायमेंशनल फार्मूला रखें mL/T-2 इंटू L अपॉन AT। तो ये निकल कर आएगा, ठीक। फिर उसके बाद कैपेसिटेंस Q इक्वल टू CV होता है, तो C इक्वल टू Q/V। तो चार्ज के लिए A इंटू टी, और वोल्ट के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये जूल हो गया और चार्ज ऊपर चला गया, फिर वहाँ से आ गया। फिर एनर्जी डेंसिटी, इसको लिख देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ऐसा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। तो आपको बताया था कि आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का सेपरेटली पुट करिए, फिर वहाँ से निकालिए। फिर उसके बाद में लास्ट था रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से होता है। तो हमें V का पता है, I का पता है, तो R हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। अब आइए मैग्नेटिज्म में चलते हैं। तो जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताया था, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता था कि जहाँ पर ग्रेविटी को आप एक्सपीरियंस करें, वो उतना एरिया जहाँ पर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वो एरिया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, आप वही बोलना चाह रहे हैं, यही बोलना चाह रहे होंगे कि जहाँ तक आपको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो जिस फील्ड तक, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो उसका जो वैल्यू होता है उस मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम टेस्ला, जो ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला थे, उनके नाम पर उनका यूनिट रखा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखेंगे। तो इसमें प्रीवियसली हमने क्या किया था, 38 नंबर 39, मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिकली कनेक्ट होता है F इक्वल टू Q U B, U क्रॉस B होता है बेसिकली। तो यहाँ से Q इक्वल टू UB साइन थीटा। तो अच्छा, साइन थीटा के बारे में इसका बता दें कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में तो आपको पता होगा कि ये डायमेंशनलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कुछ भी अगर लिखते हैं तो समथिंग अपॉन समथिंग, मीन्स अगर साइन की बात करें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा अगेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो मीन्स बेसिकली इट इज़ द लेंथ बाई लेंथ, सो इट इज़ डायमेंशनलेस।
तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं डायमेंशनलेस होते हैं, m0, l0, t0 के कैटेगरी में है। तो इनका तो कोई डायमेंशन तो होगा नहीं, नो डायमेंशन। तो अब चार्ज को देखते हैं। तो चार्ज के लिए क्या था, a इंटू टी। यू के लिए क्या था, एल टी माइनस वन। मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है और फोर्स के बारे में आपको पता ही है, एम एल टी माइनस टू होता है। तो B इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, B इक्वल टू एम एल टी माइनस टू ए टी इंटू एल टी माइनस वन, यही होगा। तो देखिए T से T तो पहले यहाँ से कैंसिल हो गया एक, और एक L से कैंसिल हुआ, तो मिला आपको क्या, M, L तो है नहीं, T माइनस टू। आप चाहो तो L लिखने का मन है तो ML 0 लिख सकते हैं, और T माइनस टू A माइनस वन। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो निकल कर आएगा ये होगा ऐसा डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो क्लियर है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल टू क्यू यू बी। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड सपोज यहाँ पर प्रेजेंट है, और चार्ज पार्टिकल है, अगर उसके पास अगर मोशन कुछ आ जाए तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है। अगर वो रेस्ट में है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, जैसे ही मोशन में आएगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। वो कैसे होता है, F इक्वल टू क्यू यू बी। तो हमें इसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता करना था। तो F इक्वल टू क्यू यू बी साइन थीटा, तो यहाँ से सबको सेपरेटली रख दिया। इसके जगह पे फोर्स के लिए ये आपका चार्ज ए टी, और यहाँ पर एल टी माइनस वन, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही करना था तो एक तरफ कर दिया। आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके सहूलियत के लिए लिख देता हूँ, B इक्वल टू एफ इंटू क्यू बाई यू। तो F के लिए आपका हो गया एम एल टी माइनस टू, और चार्ज के लिए आपका हो गया ए टी, और U के लिए एल टी माइनस वन। तो एग्जैक्टली सेम आ गया, तो वही आ जाएगा। तो आप ऐसे आप देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे पुट करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 40th नंबर। जैसे आपने परमिटिविटी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि जैसे दो चार्ज के बीच में उसका फ्री स्पेस होता है, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होता है। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। बेसिकली क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का हम इसका रिलेशन कि म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई बाई आर। बेसिकली ये क्या होता है कि आपने 10th क्लास में जो थोड़ा बेसिक पढ़ रखे हैं कि करंट आई होता था, इसके चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता था इनटू द प्लेन। तो इस वायर में अगर आई करंट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर आर लेंथ होगा तो बेसिकली उसी को बताता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई बाई डी या आर लिख लीजिए। तो इस अभी आपको म्यू नॉट का चाहिए, तो इसका म्यू नॉट का देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का आपने ऑलरेडी पीछे देख रखा था, टू पाई का कुछ होगा नहीं, तो म्यू नॉट का कितना हो जाएगा बच्चों, बी इंटू आर अपॉन आई। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला चाहे तो आप पीछे से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। और नहीं अगर आपको फ्रेशली अपना निकालना ही है तो आप उस पर रखिए कि एफ इक्वल टू क्यू यू वी पर। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्यू इंटू यू। तो चाहो तो यहाँ भी रख सकते हैं फोर्स अपॉन क्यू इंटू यू, और आर के लिए तो आर है ही है, और यहाँ पर आई। तो अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें तो कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, चार्ज के लिए हो गया ए इंटू टी, यू के लिए हो गया एल टी माइनस वन, आर हो गया एल, और यहाँ से एम्पियर ऐसे हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए, फिर ए टी से टी कैंसिल हो गया था, अब इस बार एल से एल कैंसिल हो गया। तो मिला क्या हमें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए जो ए था, ए से क्योंकि डिवीजन में था, क्यू इक्वल टू ए टी, और इसका ए होता ही है तो ए से ए कैंसिल हो गया,
टी इंटू टी माइनस वन, तो कैंसिल हो गया, और एक एल से एल कैंसिल हो गया इस बार। तो अब क्या बचा, एम एल टी माइनस टू और अपॉन एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का ये आ गया, सॉरी म्यू नॉट का परमिएबिलिटी का एम एल टी माइनस टू। तो क्लियर है। अच्छा, इसका जो एप्लीकेशन है वो पूछा कैसे जाता है वो देखिए। आपने स्पीड ऑफ लाइट का तो देखा होगा, c इक्वल टू 1 बाई, जो आप कैलकुलेट करते हैं ना, म्यू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा रहता है। तो बेसिकली जो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। अभी यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और एप्सिलॉन नॉट का जो अपना वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। वो भी, इसका भी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ। जब इसको आप पुट करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट जो हम यहाँ पर देखते हैं 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। तो अभी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या यहाँ से हो सकता है, 1 बाई म्यू नॉट सी स्क्वायर। तो अभी देखा था म्यू नॉट का एम एल, इसका कितना था, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और सी के लिए एल स्क्वायर टी स्क्वायर है। तो इसको आप देखिए, एक प्रीवियसली इसमें हाँ वही कुछ गड़बड़ी है इस वाले में। म्यू नॉट में जो मैंने ए टू ए कैंसिल किया वो एक्चुअली ए टू ए कैंसिल नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, इसको मैं फिर से इसको मार्क कर देता हूँ। देखिए, एफ इंटू ए इंटू टी इंटू एल टी माइनस वन था और अपॉन ए था। मैंने एक्सीडेंटली उसको ए टू ए कैंसिल कर दिया था, बल्कि ये मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर एल था, तो आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो एल टू एल कैंसिल अब होगा और टी टू टी कैंसिल होगा। बेसिकली दिस इज ए एफ बाई ए। तो यहाँ पर एम एल टी माइनस टू अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो कितना हो गया, एम एल टी माइनस टू एम एल टू ए रेज टू दी पावर माइनस टू। ठीक है, एम एल टी माइनस टू। तो अब ये आया अब म्यू नॉट का वैल्यू। तो क्योंकि जब वो उधर पुट कर रहे थे तो एक क्रॉस चेक करने का था तरीका, तो इसका एम एल टू, इसको अभी हटा देते हैं, एम एल टी माइनस टू ए स्क्वायर और ए माइनस टू, ठीक, इंटू सी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो देखिए ये जब ऊपर गया तो एम माइनस वन, एल और एल रेज टू दी पावर माइनस थ्री, बिकॉज एल स्क्वायर है, टी रेज टू दी पावर फोर और ए स्क्वायर। तो ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो आप चाहें तो एप्सिलॉन नॉट का उधर से देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए है
कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट m-1 l-3 t4 a स्क्वायर। तो एग्जैक्टली ये वाला यहाँ से सेम आ रहा है, ml t माइनस हाँ m-1 l-3 t4 a स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से करें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका यहाँ पर ये होगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आप चाहो तो यहाँ से इससे तो कभी कभी आपसे इसका पूछा जाता है, एडवांस में कई बार पूछा गया 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का, इसका वैल्यू होगा L-T-1। ठीक है, इसका रेडीमेड वैल्यू। तो हमने म्यू0 एप्सिलॉन नॉट और इन सबों का इसका देखा। अब उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टेंस का बचाव हो गया, तो लास्ट होगा, फिर आप इसका सारा हम कवर कर लेंगे। ये 41 होगा, नहीं 42। इंडक्टेंस, देखिए इंडक्टेंस बेसिकली क्या है कि एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स L इंटू आई। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, साइंटिस्ट ने वेबर, उन्हीं के नाम पर है, इन शॉर्ट इसको WB से दिखाते हैं। ठीक है, और L हमारा इंडक्टेंस होता है। बेसिकली क्या होता है इंडक्टेंस में कि जब एक वायर में, जो आप ट्रांसफार्मर वगैरह देखते हैं ना, कि वहाँ पर उसका काम क्या है कि एक वायर में करंट जाता है तो उसके चलते दूसरे वायर में, मतलब कांटेक्ट में नहीं रखते, एक वायर यहाँ पर ऐसे है और एक वायर यहाँ पर ऐसे है, तो एक वायर में करंट जा रहा तो उसके चलते दूसरे वायर में कितना करंट हो जाएगा, आ जाएगा। तो वही आपका होता है इंडक्टेंस। तो फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू आई होता है। तो बेसिकली यहाँ से क्या होता है कि d∅dt अगर करते हैं L di/dt, तो यहाँ पर ये आ गया वोल्ट, और EMF इसको बोलते हैं, या E कह लीजिए, और L di/dt। तो इसमें हमें L का इंडक्टेंस का सपोज अगर निकालना है, तो EMF के लिए भी आपने देखा था क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू L, यहाँ पर एम्पियर हो गया करंट के लिए और टाइम के लिए सेकेंड। तो L इक्वल टू कितना हो गया, वर्क के लिए ml/t-2 हो जाएगा, चार्ज के लिए AT, और यहाँ से सेकेंड गया तो T, और यहाँ पर एम्पियर A, तो T से T कैंसिल हो गया। ठीक, तो ml/t-2 a⁻⁻², ऐसा। तो इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला ml/t-2 a-2, तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका ये हो गया इंडक्टेंस। एक और एक छूट रहा है, उसको भी बता देता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले डाइपोल मोमेंट देख लीजिए, ये केमिस्ट्री में भी आपको आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। बेसिकली क्या होता है कि पेयर में रहते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है Q और एक नेगेटिव चार्ज है -Q, और इनके बीच का डिस्टेंस सपोज है कुछ L। तो डाइपोल मोमेंट जो डिफाइन होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस।
तो चार्ज के लिए हम जैसे बताया था आपको a इंटू टी होता है और डिस्टेंस के लिए l होता है। तो यहाँ से कितना हो गया m0 l t a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं आप इसको। और दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको कैपिटल M से दिखाते हैं। ये होता है करंट इनटू एरिया। तो करंट का तो हो गया A और एरिया का कितना हो गया L स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ऐसा होगा, आप चाहें तो m0 l स्क्वायर t0 a, ऐसा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का m0 l स्क्वायर t0 a होगा। तो ये था बच्चों, हमने लगभग जितने भी थे जो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायमेंशनल फार्मूला पूछे जाते थे, उस जो पूछे जाते हैं या जिनका एप्लीकेशन है वो अभी तक हमने देखा। इस पार्ट में हमने कवर किया। अब इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं। मतलब एडवांस में आपको एक तो पक्का मिलता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स का, तो और मेंस में तो आपको 100% है कि मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ से हम मतलब दोनों जगह मेंस का भी और एडवांस का भी जितना भी पूछा जाएगा यहाँ पर ये मटेरियल है। तो इसका आपसे यही है कि आप इसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। एक बार देखा, 2 बार देखा, और साथ ही साथ पॉज करके आप लिखने की कोशिश करो। इस जितने भी ये 43 44 नंबर है या जो उस पर हर में बैक टू में कुछ बताया गया है, तो आप उसको पॉज करके अपना लिखिए। केवल देखिए नहीं, आप साथ आप उसको नोट डाउन भी करिए। तो उससे क्या होगा कि आपको डायमेंशनल फार्मूला को याद रखने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है।